बहुत से बच्चों की डिमांड थी मैम एलएचए पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएं चैप्टर वाइज, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस ज़माने में मैंने एलएचवी की थी तब भी हमें ये मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, 4 या 5 नंबर का सवाल था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं ये आपको सवाल करवाऊँगी और ये सवाल समझने वाला है। अगर आप समझेंगे नहीं, इस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, कभी भी रट्टा जितना मर्जी मार ले, जितना मर्जी इस बुक को रट ले, आपको जो है ना इसकी समझ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने से ही आएगा। तो इसको अगर ये सवाल आपको आ जाता है पेपर में तो किस तरह आपने इसको अटैम्प्ट करना है, किस तरह इसको आंसर करना है, सारा डिटेल में आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने करनी है नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन। जब भी आपको कोई सवाल आता है ना तो उसकी जो मेन डेफिनेशन उसका थीम होता है, ठीक है। डेफिनेशन को आपने मस्ट करना, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका जो भी आपने ड्रामा करना है ना वो करना है। सबसे पहले क्या चीज़ है? डेफिनेशन। तो नॉर्मल लेबर की आपको इजी डेफिनेशन करवाऊंगी, आप लिख लें, बुक के अंदर ये डेफिनेशन नहीं है। Normal labor is defined as regular and painful uterine contraction that causes progressive dilatation and effacement of cervical canal. ईजी सी डेफिनेशन है, इसको उर्दू में भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉर्मल लेबर इज़ डिफाइंड एज रेगुलर, यानी रेगुलर कहते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है ना, यूट्रस, ये जो यूट्रस है जिसके अंदर बेबी है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, जब वो सिकुड़ेगी अंदर की तरफ, उसको कॉन्ट्रैक्शन आएंगी तो उसकी वजह से सर्विक्स ओपन होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो नीचे वाला जो डोर है वो ओपन होगा, सर्विक्स क्या होगी? अफेस्ट होगी, पतली हो जाएगी, और क्या होगी? डायलाटेशन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और खुलने लग जाएगी, ठीक है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सर्विक्स ओपन होगी। ये नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन, होपफुली कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर जो है ना 206 पेज के ऊपर है, यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो इन्होंने फिटस इन यूट्रो बताई हुई, फिर है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन, फिर है मैकेनिज्म और कार्डिनल मोमेंट्स ऑफ द नॉर्मल लेबर। तो इन तीनों जो स्टेप्स हैं ना, ये जस्ट आपने हेडिंग्स करनी है, इनको हम ब्रीफली आगे देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जहाँ से आपने याद करना है ना वो मैं आपको बताऊंगी। ये तकरीबन कोई 7-8 पॉइंट हैं, वो जस्ट आपने याद करने हैं। उससे पहले ये 3 हेडिंग्स और फीटस इन यूट्रो में जस्ट इसकी जो है ना नॉर्मल लेबर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ये आप जो है ना वाइवा के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेबर में कौन कौन सी प्रेजेंटेशन जो है ना मैटर करती है, फीटस किस तरह होना चाहिए यूट्रस के अंदर, फीटस इन यूट्रो कैसे होना चाहिए। तो इसमें लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर और पोजीशन, ये 6 चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं नॉर्मल लेबर के लिए। अगर एक भी चीज़ इसमें मिस होगी तो वो नॉर्मल लेबर नहीं कहला सकती, ठीक है। नॉर्मल लेबर वो नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। लाई पहली बात है लॉन्गिट्यूनल होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूनल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है वो सिफेडिक होनी चाहिए, यानी जो उसका सर है बेबी का वो पेल्विक की तरफ होना चाहिए और जो थाई है, लेग्स हैं, वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ओके। प्रेजेंटिंग पार्ट उसका वर्टेक्स होना चाहिए, जो ये वर्टेक्स है ना ये प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए, यानी जो है सर्विक्स पे जो है ना ये वाली चीज़ वर्टेक्स होनी चाहिए, ये नज़र आनी चाहिए, ठीक है। डिलीवरी के बाद ही जो है वो पता चलता है, लेबर से जो है ना थोड़ा टाइम पहले ही पता चलता है कि ये प्रेजेंटिंग पार्ट है। कभी फेस होता है, कभी ये ब्रो होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट ये वर्टेक्स होना चाहिए, ओके हो गया। फिर डिनोमिनेटर उसका ओसिपिट होना चाहिए, ये ओसिपिट इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर पोजीशन उसकी राइट ओसिपिटो एंटीरियर या लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर होनी चाहिए। ये 6 चीज़ें मैटर करती है नॉर्मल लेबर के लिए। डन। अच्छा जी, एक और आपसे बात करनी थी कि वीडियो पे रिव्यू ज़रूर आते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्या वजह है? लाइक करने से क्या होगा? आप अपना फ़ायदा सोचते हैं, मेरा फ़ायदा नहीं सोचते। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और प्यारा सा कमेंट। वैसे तो आप करते बहुत अच्छे, मेरे क्यूट स्टूडेंट हो, वैसे तो आप जो है ना कमेंट करते हो, आपको अच्छी समझ आती, बताते हो, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप सारे स्टूडेंट जो है मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।
अच्छा जी, अब आ जाता है डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ये 2-3 लाइनें आपने कर लेनी है। अगर मैं सारा ही आपको एक-एक लफ्ज़ पढ़ाने लग जाऊँगी ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो फिर इतनी लेंथी वीडियो जो है ना बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए भी करती हूँ कि आपने ये टॉपिक करना है, किया भी है या नहीं, मैं आपसे आउटपुट भी लूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में ये जो 6 पॉइंट है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। ये 2-3 जो लाइनें ना छोड़ दें, स्किप करें। यहाँ से, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ABCDEFGHIJ, ठीक है, ये जो है ना हमने इतने पॉइंट करने हैं। तो इतने पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी कि इसका क्या मतलब है। पहला पॉइंट हमारा जो है ना वो है जी इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट मंगनी वाली नहीं, ये और इंगेजमेंट है। मैं जो है ना आपको बताती हूँ। फिर आ जाता है डिसेंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लेक्शन। इन सारे टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, फिर ही आप जो है ना मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, और आप जो है वो ये आपकी क्लिनिक पे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर आ जाता है इंटरनल रोटेशन, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट क्या आता है जी, 5वां पॉइंट है क्राउनिंग, ठीक है। 5वां पॉइंट है क्राउनिंग। फिर है एक्सटेंशन। फिर आ जाता है रेस्टिट्यूशन। फिर आ जाता है एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। पहले इंटरनल रोटेशन थी, अब एक्सटर्नल रोटेशन है। फिर आ जाता है एक्सपल्शन बर्थ ऑफ द ट्रंक एंड शोल्डर। तो ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप इस मैकेनिज्म को हम करेंगे, और ये जो टर्म्स है ना इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम मैकेनिज्म ऑफ लेबर को लाजमी समझाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये मुश्किल सवाल नहीं, डायग्राम भी बनी हुई हैं, इससे भी आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके पेपर प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। ज़ाहिर सी बात है 2 महीने पेपरों में तो इतनी मोटी बुकियाँ, ये LHV पार्ट 2 का इतना सिलेबस तो कवर नहीं हो सकता। तो आप जो है ना नोट्स के थ्रू शॉर्ट वे में तैयारी कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो चलते हैं बैक। इंगेजमेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज़ इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की डेफिनेशन आप लिखें, when the baby hand and the buttocks set into the pelvic, तो उसको हम इंगेजमेंट कहते हैं। यानी जब 9वें महीने बच्चे का जो सर है, बटक जो है वो फिक्स हो जाता है माँ के पेल्विक में, तो वो क्या कहलाएगा, इंगेजमेंट। यानी इंगेजमेंट हो गई है, इसके बाद जो पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है जी हमारी डिसेंट। मैकेनिज्म जो है ना उसमें फर्स्ट पॉइंट तो है इंगेजमेंट, बेबी फिक्स हो गया। फिर है डिसेंट। डिसेंट का लफ्ज़ी मतलब ये है नीचे की तरफ आना, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब है नीचे को आना, डिसेंट, ठीक है। When the baby had moved down into the mother pelvic, ये आप साथ साथ डेफिनेशन लिखते रहें, आपने इंग्लिश में ही उधर जो है ना लिखना है, उर्दू में जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। When the baby had सेटल डाउन इनटू द मदर पेल्विक, या जो है आप लिख सकते हैं व्हेन द बेबी हैड मूव डाउन, जब वो एंगेजमेंट के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है लेबर पेन्स आने वाली होती हैं, या उससे पहले थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अंदर की तरफ मूव डाउन होना शुरू हो जाता है, उसको हम जो है वो डिसेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट की समझ आ गई। जिस लफ्ज़ की समझ जहाँ से नहीं आती फ़ौरन कमेंट करें, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट है जी फ्लेक्शन। When the fetus meet its chin to its chest, अच्छा जी, ये फ्लेक्शन का पॉइंट है ना, ये अलग अलग डेफिनेशन भी पेपर में आती है। कभी फ्लेक्शन की आ जाती है, कभी एक्सटेंशन की, कि बच्चों को ना कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, लोग नहीं ना देंगे तो आपको कोई ना कोई डेफिनेशन दे देंगे कि बच्चों का हम माइंड देखें कि जो है ना उनको मैकेनिज्म आता है कि नहीं आता। अच्छा जी, फ्लेक्शन में जो है ना, फ्लेक्शन में क्या होता है, तो बेबी की जो चिन है ना वो चेस्ट के साथ जो है ना टच कर रही होती है, तो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द बेबी चिन टू इट्स, ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये इस तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा। जिस मर्जी कॉलेज में आप पढ़ लें, जिस मर्जी को टीचर से आप जो है ना वो समझ लें, आपको इतनी डिटेल में, इतनी जो है ना गहराई में कोई नहीं चीज़ें बताएगा। बेबी की जो चिन है चेस्ट के साथ ऐसे करके टच कर रही होती है ना, तो वो फ्लेक्शन, उसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। इन रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस, अच्छा जी, रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस मीन्स बेबी का हेड जो है ना वो नीचे की तरफ डिसेंट होता है ना, धंसता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली चिन जो है ना इसके साथ लगना शुरू हो जाती है, तो वो डिसेंट रेजिस्टेंस की वजह से ना फ्लेक्शन आना शुरू हो जाती है। ओके, हो गया। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल का मुराद है कि अभी बेबी जो है ना अंदर ही है, अभी
एक्सटर्नल बाहर नहीं आया। बेबी का हेड जो है ना, ये फिटस जो है ना वो अंदर ही है। इंटरनल रोटेशन किस तरह होगी? टर्निंग ऑफ द हेड ओसिपुट मूव टुवर्ड द सिम्फिसिस प्यूबिस। जब बेबी का जो हेड है ना, ये ओसिपुट जो है ना, ये सिम्फिसिस प्यूबिस वो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल मदर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हम सिम्फिसिस प्यूबिस कहते हैं। जब वहाँ पे उस तरफ लाइक ये जो है सिम्फिसिस प्यूबिस है, और यहाँ पे जो है ना ओसिपुट आके टुवर्ड मूवमेंट हो जाए बेबी की टुवर्ड ओसिपुट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। बेबी की इंटरनल रोटेशन यानी अंदर से ना बेबी का जो ओसिपुट है सिम्फिसिस प्यूबिक की तरफ आ गया है, उसकी टुवर्ड हो गया है, तो वो है इंटरनल रोटेशन, ठीक है। देन हमारा जो अगला पॉइंट है वो है क्राउनिंग। व्हाट इज क्राउनिंग? ये डेफिनेशन भी आ सकती है, लॉन्ग भी पूरा अगर लॉन्ग आएगा तो आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, उसके बाद जो है ये इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग। व्हेन द बेबी हेड अपीयर इन द बर्थ कनाल, जो बर्थ कैनाल है ना विजाइना, ठीक है, उधर अगर बेबी अपीयर होता है तो वो क्या कहलाएगी? व्हेन द बेबी हैड अपीयर इन द बर्थ कैनाल, तो वो क्राउनिंग कहलाएगी। जी 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 ओके जी। क्राउनिंग की डेफिनेशन होगी, जब बेबी का हेड जो है बर्थ कैनाल में शो होना शुरू हो जाएगा तो वो क्राउनिंग कहलाएगा, ठीक है। देन है एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? व्हेन द बेबी हेड बोन। एक्सटेंशन बोलेंगे जब बच्चे, एक्सटेंशन कहते हैं किसी चीज़ का जो है ना वो खिंचाव में आ जाना। तो बेबी का जो हेड जो है जब पास आउट हो जाएगा ना बर्थ कैनाल से, तो वो एक्सटेंशन की वजह से ही होगा ना। उसको हम, ये जाहिर सी बात है, पुशिंग और जो है वो LHV जो है या डॉक्टर जो है उसको एक्सटेंड करेंगे, निकालेंगे, तो वो जो है बेबी का हेड बोन होगा ना। तो जब बेबी का हेड बोन हो जाएगा ना तो वो पॉइंट जो है वो एक्सटेंशन कहलाएगा, ठीक है। फिर है रेस्टिट्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द बेबी हेड आफ्टर द बर्थ। एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। एक्सटेंशन तो मैंने आपको बता दिया ना कि बेबी का हेड जो है ना वो जब बोन हो जाएगा, ठीक है। जब बेबी का हेड बोन होने के बाद शोल्डर आएंगे ना, शोल्डर पे जो है वो रेस्टिट्यूशन होगी, ठीक है। रेस्टिट्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द बेबी हेड आफ्टर बर्थ। बच्चे की जैसी इस बात हेड डिलीवर हो गया ना तो बेबी की बर्थ जो है ना वो ऑलमोस्ट हो ही जाती है। 50 to 80% तो बेबी की बर्थ हो जाती है हेड जब डिलीवर होता है। तो उसके बाद जो शोल्डर की मूवमेंट है ना, शोल्डर को रोटेट करके हमने जो है ना वो बाहर को जो है डिलीवर करना होता है, तो उसको हम रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन इसी पॉइंट पे होगी। व्हेन द बेबी हैड रोटेट दे फेसेस द मदर थाई आफ्टर द बर्थ। अच्छा जी, बच्चे का जो हेड है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा, शोल्डर हम बाहर निकालेंगे और बच्चा जो है ना वो फील करेगा मदर की थाई को। जब बेबी जो है इतना डिलीवर हो गया तो जाहिर सी बात है मदर की थाई को टच करेगा, मदर की थाई को फेस करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे क्या होगी? एक्सटर्नल रोटेशन होगी। फिर आ जाता है एक्सपल्शन। व्हेन द बेबी पुश थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल से जब वो पूरा बाहर निकल आता है, पुश हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपल्शन, यानी बर्थ ऑफ द बेबी हो गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह आपने 6 हेडिंग को याद करना है, इसी तरतीब के साथ और इसी तरह एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन यही करनी है 2-2.5 लाइनों की, और ये जो मैंने आपको बोला है ना वही आप लिख लें जिस तरह मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बहुत ईजी है और यकीन करें अगर ये पेपर में नहीं भी आता ना तो आपके जो है ना क्लिनिक में बहुत काम आएगा। आप बड़ा सा चार्ट, एक फ्लेक्स बना के ना अपने क्लिनिक पर ये ज़रूर लगाना है। मेरी बात लाजमी जो है ना वो याद रखनी है, आपने पल्ले बांध ले कि ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला, फिर इसके अलावा जो है वो जो एपगार स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिक के हवाले से, क्योंकि ये जो है ना आपके काम आएगी चीज़ें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में वो अपने नोट्स शेयर करूँगी। इंशाल्लाह वो जल्दी वीडियो आएगी। अब मैं आपको ये कंटेंट बता देती हूँ कि इसी चैप्टर वाइज आपने कौन कौन से जो है ना क्वेश्चन करने हैं। ये ना मेरी बुक की हालत जो है ना ज़रा आप देख सकते हैं क्या बनी पड़ी है, ये मेरे बच्चों ने की है, ठीक है, सॉरी। तो ये आप जो है ना मार्क करते जाएंगे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फटाफट से, टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है। इसमें जो आ जाती है डेफिनेशन करनी है मिडवाइफरी की, 1 लाइन की है, 2 ऑब्स्टेटिक की डेफिनेशन, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग 2 तो हमारे ये बुक्स हैं तो बुक्स के तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए ना, और उसमें क्या ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में क्या है, ठीक है। फिर आ जाता है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, ये 6-7 पॉइंट है, 8-10 पॉइंट है। ये लाइन जो है हेडिंग वाइज आपने मिडवाइफरी का स्कोप क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है। ये है मैंने लेक्चर भी
किया हुआ है, अगर किसी ने नहीं किया तो वो वीडियो देख ले, ठीक है। फिर आ जाता है बेसिक कॉम्पिटेंस, ये छोड़ें, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी ये भी नहीं करना, डेवलपमेंट ऑफ मैटरनिटी सर्विस ये भी नहीं करना, वाटर स्टैटिक्स से रिलेटेड ये भी छोड़ दें। इंट्रोडक्शन में आ जाता है इंपॉर्टेंट वाटर स्टैटिक्स, स्टिल बर्थ और न्यूनेटल बर्थ, ये लास्ट वाली 2 डेफिनेशन आप मार्क कर लें। पहले जो है ये 3 डेफिनेशन आपने करनी है मिडवाइफरी की, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की, ठीक है, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी कर लें। इसके बाद आ जाता है जी ये लास्ट पे स्टिल बर्थ और न्यूनेटल बर्थ, इसकी डेफिनेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 पे आ जाएं जी, ठीक है। चैप्टर 2 मार्क करवा दूं आपको। सबसे पहले तो आ जाता है वल्वा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मदर का जो वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक ही वर्ड है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मींस आउटर, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, मोन्स प्यूजेस प्यूजेस से हम बोलते हैं, ठीक है। लिबिया मेजोरा, लिबिया मेनोरा, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल है, ठीक है। क्लाइटोरस आ जाएगा जी बेटा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये टोटल जो है ना 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर के जो है वो आपको नहीं बताए जाएंगे आज। जस्ट मैं 5 चैप्टर के आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने स्किप किसी सूरत में नहीं करने हैं, ठीक है। और हर वीडियो में 5-5 जो है ना वो टॉपिक्स आपको बताती जाऊँगी, 5-5 चैप्टर्स के। इस तरह जो है ना अगर अभी बताऊँगी तो ये मैंने आपको लेक्चर भी दिया और काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है ना लेंथी हो जाएगी। फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही होगा ना कि जो है ना बेबी की जो बर्थ कैसे होती है, बेबी कॉन्सेप्शन किस तरह होती है, फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है, इसमें सारी चीज़ें ये हैं। तो इसके मेन पॉइंट एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पता होना चाहिए, इंटरनल जेनिटेलिया, यानी इंटरनल जेनिटेलिया में वाजाना आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है, यूट्रस आ जाती है, फ्लोपियन ट्यूब आ जाती है। इंटरनल जेनिटेलिया के नाम वगैरह इसको आपने लेबल करना आना चाहिए, ठीक है, आपके वाइवे के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है एसेसरी और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड ये भी कर लें, ठीक है। ब्रेस्ट फिर आ जाता है, ये मेरी बुक जो है ना फटी हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना आपने किसी सूरत भी। फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल के हैं, स्कोटम है, टेस्टी है, वास डिफरेंस पेनिस है, ठीक है, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये जस्ट आपने नाम करने हैं, इस पर लॉन्ग शॉर्ट कोई नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि ये जस्ट जो है ना फीमेल के जो है ना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फीमेल पेल्विक, इसमें जो है जॉइंट्स ऑफ पेल्विक है, पेल्विक लिगामेंट्स, ये पेल्विक और स्कल, इसको रॉट लें, इसके लिगामेंट्स, इसके डायामीटर, इसके बगैर जो है ना बर्थ नहीं हो सकती, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जस्ट आपने ओवरव्यू उसका देख लेना है। फिर आ जाते हैं एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ द बोनी पेल्विक। बोनी पेल्विक में जस्ट जो है ना 4 नाम आते हैं, राउंड पेल्विक है और हार्ट शेप पेल्विक है, किडनी शेप पेल्विक है, ओवल है, ठीक है। ये सारी राउंड पेल्विक जो है ना नॉर्मल डिलीवरी के रेडी होती है। ये जस्ट आपने 4 टाइप्स कर लेनी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेल्विक में। ऊपर वाला जो है ना एनाटॉमिकल डिवीजन्स है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी एंड द फीटल डेवलपमेंट, यानी बच्चा जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा डेवलप कैसे होता है, साथ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना किया हुआ है सारे चैप्टर्स को। आगे जो है इसमें जो है एबनॉर्मलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ जो होते वो बयान की गई हैं। फिर सबसे पहले तो आ जाता है रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन कर लेनी है। फिर आ जाता है गेमेटोजेनेसिस और ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन, एक 1.5 लाइन की डेफिनेशन है, ये तीनों कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप डे 1 से नोट्स बनाने लगती है ना तो ये बहुत अच्छी आपकी तैयारी होनी थी। मेरे जो नोट्स है ना उनमें यही चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट वे में बयान की गई हैं। मींस आप ऐसे याद बुक से आप पढ़ने लगेंगे, आपको ना नहीं समझ आएगी कहाँ से डेफिनेशन निकालनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है। इतना ब्रीफ वैसे लिखा हुआ है और वैसे इतनी मोटी बुक है और बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, उसका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है कि हम कैसे इसको कवर करें। एम्ब्रियो की डेफिनेशन 8 वीक पे एम्ब्रियो बनता है, उस स्टेज को हम एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। क्रियोनिक एंड क्रियोनिक विराय डेस्यूडा, ठीक है। डेस्यूडा जो है ना जो है प्लेसेंटा को ही बोलते हैं, जब प्लेसेंटा जो है वो अटैच हो रहा होता है यूट्रस के अंदर। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ना चैनल के ऊपर भी मौजूद है, अगर नहीं आपको समझ आ रही तो वीडियो देख सकते हैं। ये थोड़े थोड़े जो है ना आपको नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी मैं आपको बता देती जाऊँगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, डेवलपमेंट एम्ब्रियो, अम्बलाइकल कोड डेवलपमेंट। अम्बलाइकल कोड यानी जो कोड है ना ये प्लेसेंटा के कोड, प्लेसेंटा कोड और फीटस है, ये आपको पता है तीनों चीज़ें कनेक्ट है प्रेगनेंसी में। तो अम्बलाइकल कोड की डेवलपमेंट, उसकी टाइप्स, उसकी एबनॉर्मलिटी, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आ जाता है प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन। एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड है, कोई भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो फ्लूइड है जिसमें जो है ना बेबी ग्रो कर रहा होता है, बेबी जिसके अंदर डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर एमनी, इसकी डेफिनेशन फ्यूनिस और अम्बलाइकल कोड की डेफिनेशन करनी, इसकी एबनॉर्मलिटी कर लेनी है, ठीक है। फिर आ जाता है फीटस इन यूट्रो, इसमें प्रेजेंटेशन आ जाएगी, अभी जो है लेक्चर हमने किया है इसी बारे में। फिर फीटस कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज सूचर एंड फोर्टन, ठीक है, सूचर्स
ठीक है। और इसके फोंटानेल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मोल्टिंग और कैपेट सक्सीडेनम, सी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है डायमीटर ऑफ स्कल्स। तो ये स्कल के और पेल्विक के डायमीटर आपको वाइवे के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है ना क्वेश्चनिंग होगी, पुलिस में भी पूछे जाते हैं और फिर बोर्ड में भी, तो इससे नहीं आप बच सकते, ये आपने करना है। फीटस एंड फीटस सर्कुलेशन जी ठीक है अभी अच्छा जी। फीटस एंड फीटस सर्कुलेशन में ना, जिस तरह हमारी बॉडी की सर्कुलेशन ब्लड की होती है ना, इस तरह फीटस में सर्कुलेशन नहीं होती, इसकी ऑपोजिट होती है, ये आपने करनी है, ठीक है। फिर आ जाता है चौथे चैप्टर में जो है ना नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। अच्छा जी, देन स्टूडेंट्स हमारा जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट है। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्री कॉन्सेप्टिव हेयर केयर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, इसमें एंटीनेटल केयर आपने करना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर, ठीक है। एंड देन जो है हमारा आ जाता है जेनेटिक काउंसलिंग्स है, इसको भी आप छोड़ दें। फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये पास पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स ये आपने करनी है। हेमाटोलॉजिकल चेंजिंग्स है। फिर आ जाते हैं जितनी भी चेंजिंग्स आपको इजीली याद होती है ना, कार्डिक चेंजिंग्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपने करनी है। फिर चेंज इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म्स। देन आ जाता है चेंज इन द मेटाबॉलिज्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग नर्वस। अच्छा, जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं ना वो आपने तकरीबन कोई 5-7 जो है ना वो कर लेनी है अच्छे तरीके से, तो आपका ये जो क्वेश्चन है जो वो सॉल्व हो जाएगा। फिर आ जाता है डायग्नोसिस एंड द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर्स, एस्टिमेशन ऑफ, इसमें लॉन्ग शॉर्ट कोई नहीं बनता। रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दैट हेल्प इन द फोलिकुलर मैचुरेशन, कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी को स्टेन रखते हैं और जो फॉलिकल्स है उसको मैच्योर करते हैं, वो आपने जस्ट 2 नाम याद कर लेने हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। फिर है ऑकरेंस ऑफ ओवुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। हाँ, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन से हैं ये आपने याद करने हैं, ये नोट्स के अंदर भी जो है ना मैंने बताए हुए हैं। फिर है चेंज दैट ऑकर इन द एंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये छोड़ दें, ये भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर करने हैं इसमें, ठीक है। माइनर अलाइनमेंट्स इन प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है, बाकी आपने जो है ना छोड़ दें। फिर नोजिया वोमिटिंग आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है जी ये माइनर अलाइनमेंट जो है ना कि यही है, पैकिंग यानी कमर में पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन, लेग क्रैम्प्स हो जाती है, हार्ट बर्न और क्या क्या वेरिकोस वेन, एंकल एडिमा, वजाइनल डिस्चार्ज, फटीग, गिडीनेस, स्लीपलेसनेस, हेमोरॉइड्स, हेडेक्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नेजल स्टिफनेस एंड सिंकोपी, ये सारी जो है ना माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें से आपको इस 5-7 कर लें, काफ़ी रहेंगी। 4 नंबर का तो सवाल होता है, तो उसको जो है ना 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें तो आपका जो है ना अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में जो है ना कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ये लेबर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें नॉर्मल लेबर आएगा, स्टेजेस आएंगे नॉर्मल लेबर की, इसमें मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेसेंटा को किस तरह सेपरेट करना है, ये स्टेजेस आ गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं इवेंट्स, इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट है, डायलेटेशन होती है, फिर एफेसमेंट होती है, फिर जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट इवेंट्स इन द सेकंड स्टेज, फिर इवेंट्स इन द थर्ड स्टेज, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 5वां चैप्टर तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है, बाकी आपको 4 चैप्टर्स के मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होगी, वीडियो को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को जो है ना वो देखते हैं, कमेंट करते हैं प्यारा सा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को साथ लेके चलूँगी और आपके लिए प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी और आपको नोट्स भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी।